जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ क्लासेस। मैं कॉमर्स टीजीटी पीजीटी एलटी जीएसई लेक्चरर और झारखंड पीजीटी अदर जितने भी कॉमर्स टीजीटी पीजीटी स्टेट से एग्ज़ाम होने हैं उन सभी की प्रैक्टिस सीरीज शुरू किया हूँ। और आज का जो प्रैक्टिस सीरीज है 8 है और इसके पहले हम 7 में 55 क्वेश्चन करा चुके थे और एक सीरीज मेरी कंप्लीट भी हो चुकी है 125 के, और दूसरी सीरीज स्टार्ट है और प्रैक्टिस नंबर 8 है। अगर हम ब्रह्मा सीरीज की बात करूं तो ये सीरीज 2 है। तो आज हम बात करेंगे 55 प्लस की। और जो भी भाई बहन ये लेना चाहते हैं प्रैक्टिस कि आप लोग को PDF मिल जाए तो वो हमारे नंबर लिख लेंगे 7985 771247 पर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम कोर्स लिखकर, तो मैं उनको ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और सेशन समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, और अपने अपने स्तर से सभी भाई बहन शेयर कर देंगे। चलिए, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा विवरण पत्र 100% विवरण पत्र कहलाता है? बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट यानी समानाकार चिट्ठा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट तुलनात्मक चिट्ठा, और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो नहीं होगा, अकाउंट है, इसमें विवरण की बात कर रहा है, स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो चिट्ठा नहीं होगा, समानाकार। जैसे मान लो समानाकार का 2010 का बैलेंस शीट है, 2011 का, दोनों की चीज़ क्या है, समान है। ये 100% स्टेटमेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो सेशन का 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम बलों को अप्रतिबंधित सीमा पार आवाजाही की तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के घुमाव को क्या कहते हैं? यानी कि अपनी या कोई मान लो अपना देश है, इस देश की सीमा को क्रॉस करके आप दूर दराज तक व्यापार करना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, और प्रतिबंध जो है कम कर दिया जाएगा, अप्रबंधित प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसका मतलब उदारीकरण व्यवस्था है। और जब एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश, ये तरफ पूरे विश्व में आप फैलते हैं तो वैश्वीकरण, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, क्षैतिज विश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 58 पर आइएगा। क्षैतिज विश्लेषण एक है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में दो अवधियों के बीच, जैसे 2011-12 ले लो और 12-13 ले लो, इन दोनों के बीच कोई भी एनालिसिस होगा क्षैतिज होगा। अगर हम 2010 और 2011 को लेकर करें तो ये क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल होगा, और सॉरी वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, तो काल श्रेणियाँ कैसे दी होती हैं? इस फॉर्मूले पे दी होती है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? काल श्रेणी विश्लेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का एक कार्य नहीं है? उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैं पढ़ाया हूँ, बताया भी हूँ, रिचर्ड कैंटलिन। लेकिन आप लोग बताएंगे उद्यमिता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा कार्य नहीं है? इनोवेशन होता है, अवसरों की खोज करता ही है, इनोवेशन भी करता है, परिवर्तन को अपनाता है, नहीं कह दिया ना, यही सही है। परिवर्तन को नहीं अपनाना ये गलत है, वो परिवर्तन को क्या करता? अपनाता है, और जोखिम उठाने का अधिकार करता है। कौन? एंटरप्रेन्योर। 60 पाइएगा। निम्न में से कौन सी संस्था अंकेक्षण पर मानक बनाने के लिए अधिकृत है? यानी कि जो SAS आप पढ़े होंगे, SAS है ना, SAS 200, 210, 220, 200 में जैसे एडिट एंगेजमेंट बताया गया है, और 220 में क्वालिटी कंट्रोल बताया गया है। ठीक है, 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब 300
500, 400 ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसको कौन बनाता है? भारत का लागत लेखापाल संस्थान? बिल्कुल नहीं, भारत का सनद चार्टर्ड लेखापाल संस्थान है। यानी राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी के बारे में कह रहा है। स्वेट इक्विटी अंश एक कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। अब आपको पता है स्वेट इक्विटी सेक्शन 54 के अपवाद एक्सेप्शन पे आता है ना। 54 के अपवाद कौन कहता है? 53 कहता है कि 54 के अपवाद में जो भी आएंगे उनको हम डिस्काउंट पर इशू करेंगे, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी का मतलब होता है वही शेयर जो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। वैसे तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पे तो इशू हो नहीं सकता, लेकिन जो अपवाद में आता है 54 की उसको किया जा सकता है, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर। तो किसको इशू किए जाएंगे? केवल संचालकों, केवल कर्मचारियों को, दोनों को, संचालक और तथा यह कर्मचारी को। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, 62, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार का पूर्ववर्ती नाम, जो WTO है, इसके पहले क्या था? ये 1995 में, दिसंबर 1995 में नाम बदला गया इसका, ठीक है। पहले क्या था? गैट, GATT ना, गैट, जनरल टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट है ना, समझौता था। तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप एक न्यूमेरिकल भी है आपके सामने। ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। उसमें सी जो है प्रवेश ले रहा है, तो न्यू पार्टनर कौन आ गया? सी। ए ने अपने हिस्से का 1/5 उसे समर्पित किया, किसको? सी को। बी ने अपने हिस्से का 2/5 सी को समर्पित किया। पूछ रहा त्याग अनुपात क्या होगा? तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? कह रहा ए ने अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा क्या है? 3/5 है। इसका गुणा करेंगे, कितना दे रहा है? 1/5 हो जाएगा 3/25, ठीक है। 3/25 त्याग कर रहा है, किसको दे रहा है? सी को। बी कितना दे रहा है? बी दे रहा है 2/5 इसका हिस्सा है ना, कितना ही दे रहा है? इसका 2/5, 2/5 जाएगा 4/25, ठीक है। आपको करना क्या है साथियों? ए के पार्ट से, मतलब ए का 3/5 में से 3/25 लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा वो न्यू रेशियो बनेगा। बी का भी ऐसे करेंगे, 2/5 से 4/25 लेस कर देंगे, जो भी आएगा न्यू रेशियो बनेगा। अब आपको पता है सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो 3:2 है, इसमें से जो माइनस करने पर आएगा उसको फिर यहाँ से लेस कर देंगे, तो सेक्रीफाइस मालूम हो जाएगा 3:4। क्या होगा? 3:4। आई होप आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अब यही 3/5 से 3/25 लेस करेंगे, देखो कितना आ रहा है। 3/5 से 3/25 लेस करेंगे तो हो जाएगा 25, और 5 15, और 25 से कम 25, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12/25 आ जाएगा न्यू रेशियो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25, 25, 25, 5 दूनी 10, 10 में से जो है 25, 50, ये 2/5 माइनस 4/25 ना, हाँ, तो 5 दूनी 10, 4 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 6/25। कितना जाएगा? 6/25। अब आपको क्या करना है? ये 6, 12 और 6 ये न्यू रेशियो हो गया। अब ओल्ड कितना है? 3:2 है। 3:2 में से यानी कि 2/5, 3/5, एक का कितना है? 3/5 है। इसमें से माइनस कर दें कितना? 12/25, 12/25, ठीक है। लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 25, 50, 25, 15 में से 12 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 सेक्रीफाइस, ठीक है। ऐसे बी का निकालेंगे, 2/5 से 6/25 लेस कर देंगे, 6/25, तो 25, 50, 25, 5 छक 6/25 लेस कर देंगे 2/5 से ना, तो ये हो जाएगा 50, 25, 5 दूनी 10, 10 में से 10 और 6 घटाएंगे तो 4/, आ जाएगा 4/25, 3:4, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट
64 भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन करने समय तो NSSO कर रही है, लेकिन पहले कौन सी करती थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें वर्तमान में NSSO कर रही है। ठीक है, ऑप्शन में जब ये नहीं है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाइएगा। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से संबंधित है आय विधि या इनकम जो मेथड है किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से, कर से, माल से, बैंक से। तो आपको पता है राष्ट्रीय आय की गणना की इनकम मेथड है ना, और एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल मेथड ये बताया गया ना। तो जो इनकम मेथड है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट, HDI का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, जब किसी विशिष्ट तकनीक या उत्पादन कार्यों में प्रवेश होने पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो इसे कौन सी बेरोजगारी? मतलब किसी विशिष्ट तकनीकी में कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य में जब एंट्री लेता है तो उस समय लगता है कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार इसलिए लगता है क्योंकि एट जस्ट समय का जो चक्र होता है वो सही नहीं चलता है ना। तो ऐसे कहते हैं अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। तो बेरोजगारी क्या होगी? स्ट्रक्चर्ड होगी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी मानी जाएगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एडम स्मिथ ने करारोपण के कितने सिद्धांत दिए? अच्छा, इसमें ऑप्शन बनाने के लिए भूल गए हैं। तो ये 6, 5, 4, 3 मतलब आपको बताना है 6 दिए हैं, 5 दिए हैं, 4 दिए हैं या 3 दिए हैं। तो आपको पता है एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए साथियों? 4 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, और 4 सिद्धांत अगर आपसे हम पूछें कौन से हैं तो चारों सिद्धांत का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोग ना। समता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत और सुविधा का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत है। कौन कौन से नोट करेंगे? समता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत और निश्चितता का सिद्धांत और सुविधा का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत एडम स्मिथ ने करारोपण के दिए हैं। नेक्स्ट, बकाया मांग पर ब्याज दर्ज चार्ज किया जाता है। तो कॉल्स इन एरियर पर कितना ब्याज है आपको पता है? 10% कॉल्स इन एरियर पर है, कॉल्स इन एडवांस पर 12% है। 10% लगा दीजिए, ये इसका करेंट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम है? संवेदनशील सूचकांक, समग्र सूचकांक, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। राइट आंसर सी, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक इसका दूसरा नाम है ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स का। नेक्स्ट, दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जाता है, तो जिस रीति द्वारा दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का मेजरमेंट मूविंग एवरेज मेथड बिल्कुल किया जाता है, सेमी एवरेज बिल्कुल किया जाता है और स्वतंत्र फ्रीडम हस्तवक्र किया जाता है। लेकिन जब किसी को भार देते हैं वेटेड एवरेज मेथड से अल्पकाल के किए जाते हैं, ना कि दीर्घकाल के। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। प्रेरणा का जड़, यहाँ पर जड़ नहीं जड़ होगा, जड़ सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बताएंगे। जो मोटिवेशन के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल अप्रोच पर है ना। तो इसमें एक जड़ सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, है ना। आउची का नाम आता है ना। लेकिन जब आउची ऑप्शन पे ना हो तो आपको उर्विक पे लगाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आउची, वैसे तो मेन आप देखेंगे आउची ही मिलेंगे, लेकिन जैसे आउची में नहीं है तो आप टेलर को तो लगाए, क्योंकि टेलर को दंड और प्रेरणा की बात बताइए। डेविड कित तो है ही नहीं इसमें, पीटर ड्रकर तो एमबीओ दिए हुए हैं, लेकिन उर्विक का नाम इसमें आप दे सकते हैं। ठीक है,
प्रश्न आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, कर्मचारियों की जिम्मेदारियां की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलुओं का अभिलेखन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रशासन, आंतरिक रोकथाम, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक प्रबंधन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? आंतरिक रोकथाम। किसी के द्वारा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब उस पर रोकथाम आप लगा रहे हैं। और सभी की बात करेगा तो प्रशासन की बात करता है, जब किसी विशेष की बात करेगा तो उसको रोकथाम की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 74 देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ये आपके लिए हम HW देते हैं, होमवर्क के रूप में देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लगा के मुझे व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पर 7985771247 पर। ठीक है, और अगर PDF चाहते हैं इस सीरीज का तो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको सॉल्व करके भेजेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आप लोग बताइएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तब मैं बताऊँगा। ठीक है, मुझे तो पता ही है लेकिन आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, चलो 75 कह रहा है कि लाभों की प्रत्याशा मत करो। क्या कह रहा है? लाभों की प्रत्याशा मत करो, सभी हानियों की व्यवस्था करो। यह किस परिपाटी पर आधारित है? आप लोग बताइए, किस परिपाटी पर आधारित है? रूढ़िवादिता की परिपाटी, एकरूपता की परिपाटी, सारता का परिपाटी, या पूर्व प्रकटीकरण की परिपाटी? तो राइट आंसर रूढ़िवादिता। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ आपको आंसर में कठिनाई होगी क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मेरे ख्याल से ये जो 820 है, जो 820 है इसको 800 बना लेना ऑप्शन में। अब आपको ये पता है कि करेक्ट आंसर 800 यूनिट होगा, लेकिन आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। क्या कैलकुलेट करना है? EOQ फार्मूला √2AO/C। ए का मतलब एनुअल कंजप्शन, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, उम्मीद करेंगे आप लगा कर भेजेंगे। तो आज हम लोग 55 से शुरू किए थे और 75 तक पहुंच गए, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है 20 क्वेश्चन। मतलब आज हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन के लेवल आपको अच्छे लगे हैं, कतई जहर प्रश्न है, बस आप लोग को इनको प्रैक्टिस में लेना है और कंटिन्यू बने रहना है। और जो एग्जामिनेशन है TGT वालों का, TGT और PGT, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लगातार बने रहेंगे तो प्रैक्टिस से तैयारी आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, संभावनाएं पूरी जताई गई हैं कि नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम कराया ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप वेट ना करिए एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम जान लो होगा। अब आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलते हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर कर मिलेगी कल। थैंक यू सो मच।